नैनीताल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। अंकिता के पिता की तरफ से ये मांग की गई थी, पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। एसआईटी जांच से संतुष्ट है नैनीताल हाईकोर्ट और इसलिए इसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया गया है। अंकिता के पिता की तरफ से ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि एसआईटी की जांच से वो संतुष्ट है और इसीलिए सीबीआई की जांच नहीं होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर मिल रहा है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, हाईकोर्ट का आज फैसला आया है जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। अंकिता के पिता जिन्होंने ये मांग की थी कि सीबीआई से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लगातार ये मांग की जा रही थी उनकी तरफ से, और हाईकोर्ट में जब ये फैसला गया, आज इस पर फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी जांच से वो संतुष्ट है और सीबीआई की मांग जो है वो खारिज कर दी गई है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, अंकिता को इंसाफ दिलाने में गवाहों की भूमिका अहम रहेगी और इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में जल्द ट्रायल भी शुरू होगा। अंकिता के दोस्त, होटल में काम करने वाले कर्मचारी और अंकिता का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम की गवाही काफी अहम है। जांच कर रही एसआईटी 7 गवाहों के कलमबद्ध बयान भी पहले ही कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं। जो भी हमारा डिजिटल एविडेंस का एनालिसिस का रिपोर्ट आया, फोरेंसिक रिपोर्ट है, हमने उसमें कोर्ट पे सबमिट कर दिया है। जो भी हमारा सपोर्ट का चीज़ है वो हमने अपना आरोप पत्र में भी सबमिट किए हुए हैं। जो सीएफएसएल से फोन का रिकॉर्ड है और सीसीटीवी इसका है, ये सारा चीज़ उनके पास चार्जेस में सबमिट है। विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों का प्रदर्शन, हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। स्पीकर की कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन बर्खास्त कर्मचारी कर रहे हैं। बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारी बर्खास्त हुए थे और स्पीकर के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन इन बर्खास्त कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा था। और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से इन बर्खास्त कर्मचारियों की तरफ से राजधानी देहरादून में ये प्रदर्शन किया जा रहा, जहां पुलिस ने आज मौके पर पहुंचकर इन कर्मचारियों को खदेड़ा और पिछले 5 दिनों से इन कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। स्पीकर की कार्रवाई के खिलाफ बर्खास्त कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था और तब से ही कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही थी और स्पीकर के इस फैसले को गलत बताया जा रहा था। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा आज उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आज तीसरा दिन उनका प्रदर्शन का था, लेकिन लगातार जिस तरह से इनकी मांग है कि 2016 से पहले जो विधानसभा में भर्ती हुए कर्मचारी हैं उनकी भी प्रक्रिया वही थी, उनको विधानसभा की ओर से क्यों नहीं हटाया गया है। लगातार अपनी मांग को लेकर ये आप देख पा रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से आज भी विरोध प्रदर्शन का इनका तीसरा दिन था तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। और आप ये तमाम ये तस्वीरें विधानसभा परिसर के बाहर की है, पुलिस के साथ में झड़प करते हुए और जोर जबरन के तरीके से पुलिस इनको हिरासत में लेकर अभी दूसरी जगह पर, यानी जो धरना स्थल मयूर विहार है वहां पर इनको छोड़ेगी, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर और तस्वीरें दिखाएं तो करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अभी भी कर्मचारी सड़क पर बैठ चुके हैं और यही मांग है, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी मांग है, पिता की भर्ती वैध है, बाकी सब अवैध है। आप करें तो संविधान के तमाम इस तरीके के इनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विधानसभा कर्मचारी है ये हालत में, ये उत्तराखंड का बेरोजगारी है, जो नियमानुसार भर्ती हुआ है, जो अंदर बैठे हैं हमेशा। रितु खंडूरी अगर न्याय की देवी है तो वो न्याय दे। 2001 से 2015 वालों पर कार्रवाई कब होगी? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है मैडम से। कहना चाहते हैं, जब पूरा प्रोसीजर एक है, ये तो नियुक्तिकर्ता की गलती है जो ऐसी नियुक्ति करी है। जब सबको सामान्य अफसर का मौका मिला था तो हम भी उसी अधिकार से आए हैं। तो विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और ऐसे ही कुछ कर्मचारियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
मैडम क्या कहेंगे विरोध प्रदर्शन? इतनी तानाशाही चल रही है मैडम, हमें ऐसे हमें जबरन हमें पुलिस के हवाले कर रही है मैडम की इतनी तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। हमें अपराधी अकेले बोल रहे हैं, क्या हमने किया है? विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और दूसरी तस्वीरें पुलिस हिरासत में ये तमाम कर्मचारियों को यहाँ पर लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि महिला और पुरुष तमाम जो कर्मचारी विधानसभा से बर्खास्त हुए थे उनको पुलिस हिरासत में लिया है। कुछ और लोगों से बात करने, मैम क्या कहेंगे? अपना न्याय दे नहीं रही है वो और पुलिस को आगे बढ़ा रही है ऐसे बीजेपी के नेता। लेकिन बिल्कुल गुस्सा है विधानसभा अध्यक्षा के खिलाफ इन कर्मचारियों का। आप देख पा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन लगातार सभी कर्मचारियों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मांगे केवल यही है कि 2016 से जो पहले विधानसभा में भर्ती कर्मचारी थे, आखिरकार उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन अब इन लोगों की बर्खास्तगी हुई है, उसके बाद में बिल्कुल लगातार प्रदर्शन इन कर्मचारियों का विधानसभा परिसर के बाहर चल रहा था। लेकिन आज विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है, लेकिन आज पुलिस ने पहले ही इनको हिरासत में ले लिया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए तस्वीरें से तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिव दिखाई हमने कि किस तरीके से विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 2016 से लेकर 2021 तक के जितने भी कर्मचारी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और अब उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं आंदोलन की, फिलहाल जानना चाहेंगे अपडेट आपसे, मौके पर क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, देखिए आज इन सभी कर्मचारियों की तीसरा दिन था ये प्रदर्शन का, लेकिन आज पुलिस ने इनको सभी को हिरासत में लेकर और जो धरना स्थल मयूर विहार क्षेत्र में स्थित है वहां पर इनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि लगातार ये 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी केवल यही है कि जो 2016 से पहले कर्मचारी जिनको इसी प्रक्रिया के दौरान विधानसभा में रखा गया था, उनको आखिरकार सरकार और विधानसभा की तरफ से आखिरकार क्यों उन पर मेहरबानी है, और जो 2016 के बाद में ये सभी कर्मचारी हटाए गए हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं। लेकिन 3 दिनों से इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी, लेकिन आज पुलिस ने सुबह ही जैसे ये घटना विधानसभा परिसर के बाहर पहुंचे, सभी को हिरासत में लेकर मयूर विहार, जहां पर रजिस्टर्ड धरना स्थल राज्य सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, वहां पर इनको छोड़ दिया गया है। लेकिन इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो अभी धरना स्थल पर चल रहा है। जी, क्या जानकारी है विनोद, कितने जो ये कर्मचारी हैं बर्खास्त हुए, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए बिल्कुल करीब 180 के करीब ये आज कर्मचारी थे जो पूर्व में विधानसभा की तरह सीट से बर्खास्त इनको किया गया था, लेकिन इनका 3 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन आज सुबह भी ये जैसे ही विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, तो उसी दौरान इन सभी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। और फिलहाल जो जानकारी अभी मिल रही है कि मयूर विहार जहाँ पर धरना स्थल है वहाँ पर इनको छोड़ दिया गया है, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर मरीजों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। आरोप के बाद डॉक्टरों के खिलाफ जांच भी बैठा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला के बच्चे के हाथ में चोट लगी थी और महिला बच्चे के हाथ में पट्टी कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने एक्सरे करने के लिए बाहर भेज दिया और जब पट्टी करने की नौबत आई तो महिला से 850 रुपए देने की डिमांड कर दी गई। मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरे बच्चे पे चोट लगी थी, मैंने एक्सरा बाहर कराया, उन्होंने पट्टी कराने की 850 दी। और दवाई कहाँ से ली आपने? दवाई भी बाहर से। जहाँ भी पैसे का लेन देन हो, जो भी मरीज या मरीज के अटेंडेंट्स वगैरह जहाँ भी पैसा देते हैं तो उसकी रसीद अवश्य ले लिया करें काउंटर से। और इस प्रकार का जो है प्रकरण पहले भी हो चुके हैं और हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके भी संज्ञान में ये बात आ गई है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शीघ्र ही इस पे जो है कार्रवाई अमल की जाएगी। इधर अल्मोड़ा एसएसपी ने पुलिस कर्मियों और होमगार्ड्स के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। एसएसपी के निर्देश हैं कि अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद मिलता है या फिर मोबाइल पर ड्यूटी के समय बिजी मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल गलत परंपरा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी या होमगार्ड जिसकी ड्यूटी चौराहे पर लगी हुई है, अगर वो जितने घंटे भी ड्यूटी करनी है उसको ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर वो किसी दुकान में छिपा हुआ है या
अगर वो मोबाइल पे बिजी है और जाम लगा हुआ है तो मैं अभी मैं सारे सर्किल सीओ साहबान से और सारे एसओ साहबान से ट्रैफिक इंस्पेक्टर सबसे मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसा होमगार्ड दिखाई पड़ता है या पुलिसकर्मी दिखाई पड़ता है, पुलिसकर्मी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी और जो ऐसा होमगार्ड होगा उसको नोट करते हुए उसको अपने जीडी में एंट्री करें और उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को दिया जाएगा ताकि अगले बार से उसकी ड्यूटियां न लगें। इस बार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो नहीं हो रही, मगर पारा गिरने से नदियां, झील और झरनों का पानी जम गया है और ऐसी कुछ तस्वीरें जोशीमठ और उत्तरकाशी से सामने आई हैं। पारा गिरते ही पहाड़ पर नदियां और झील जमने लगी हैं। उत्तरकाशी में डबराड़ी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नालों में पानी जम गया है। इस तस्वीर को देखिए, पेड़ों की टहनियों के ऊपर पानी कैसे जम गया है। पिछले कुछ रोज में पारा काफी गिर गया है। ऐसे में जहां पर भी पानी रुका हुआ है वहीं जम जाता है। ठंड बढ़ने से लोगों को अब सर्दी का सितम भी झेलना पड़ रहा है। सर्दी दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर जोशीमठ की नीति घाटी इलाके में भी पारा गिरने पर झरने, नदी और नालों का पानी जम गया है। इस तस्वीर को देखिए, इस बरसाती नाले का पानी कैसे जम गया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने फ्रिज में पानी रखकर उसे जमा दिया हो। नीति घाटी में तापमान 0 से -15 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिस वजह से नदी और नालों में बर्फ जम गई है। दिन ढलने के बाद नीति घाटी में कड़ाके की ठंड हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और इधर एक तरफ पारा गिरने से पहाड़ में भी इस बार जबरदस्त सर्दी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात ये भी है कि इस बार बर्फबारी नहीं होने से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत दूसरे चरण के काम शुरू करने की तैयारी है। सर्दी के मौसम में भी बद्रीनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहे पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सर्दी के मौसम में इन दिनों जहां बद्रीनाथ धाम में काफी बर्फबारी हुआ करती थी, वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम में नाम मात्र ही बर्फबारी हुई है। दूसरे चरण में मंदिर के आसपास के भवनों का अधिग्रहण कर सर्दी के मौसम में ही काम पूरा करने की तैयारी है। प्रशासन ने भवनों का अधिग्रहण कर पहली सूची में 47 और दूसरी सूची में 28 भवनों को फौरन खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रभावित व्यापारियों के लिए देवलोक के सामने नई दुकानों का निर्माण हो रहा है। इन दिनों 400 अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर बद्रीनाथ धाम को संवारने में जुटे हैं। धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए 2 साल से काम चल रहा है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत 3 चरणों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। इसके लिए केंद्र से 273.23 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो अगर आप कॉर्बेट जाने की सोच रहे हैं तो आप ढेला क्षेत्र में जाना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको तितलियों के दीदार का मौका मिलेगा। दरअसल ढेला क्षेत्र में पार्क प्रशासन ने बटरफ्लाई पार्क बनाया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन दिनों रंग बिरंगी तितलियों ने छटा बिखेरी हुई है। पार्क के ढेला क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है, जिसमें कई प्रजाति की तितलियां नजर आ रही हैं। कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में 150 से ज्यादा प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं। कॉर्बेट आने वाले सैलानियों के लिए तितलियों को देखने का ये अच्छा मौका है। ढेला में जो बटरफ्लाई पार्क विकसित किया गया है उसमें स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया गया है और स्थानीय तितली प्रजातियों के विवरण वहां पर अंकित किए गए हैं। जो टूरिस्ट वहां आते हैं या जो पर्यटक ढेला से एंट्री करते हैं उनके लिए एक अच्छा साइट है जहां पर वो इस क्षेत्र की जैव विविधता के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और आगे बढ़ेंगे देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, लैंसडाउन विधायक दिलीप की नाराजगी सामने आई है। लैंसडाउन में पर्यटन से संबंधित गतिविधियां न होने पर नाराजगी उन्होंने जताई है। पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए तो पौड़ी जिला बेहद अहम है। जो नए पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की है वो अधूरी है। तो विधायक जी की नाराजगी सामने आई है। उनका कहना है कि लैंसडाउन में पर्यटन से संबंधित गतिविधियां नहीं हो रही है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। बात की जाए तो पौड़ी जिला पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है और जो नए पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है वो भी अधूरी है। देखिए, लैंसडाउन में मेरे एक प्रस्तावित झील है और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसमें घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो उसमें कोई आगे परवान नहीं चढ़ पाया है। मैं प्रयासरत हूँ कि अगर वो झील बन जाएगी तो ये नैनीताल की कमी पूरी कर सकता है और इसके साथ साथ वहाँ पर आवासीय व्यवस्था और नई जगह एक वाटरफॉल का मैं वहाँ पर निर्माण कर रहा हूँ। तो सरकार अगर ध्यान दे तो उससे भी लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको नया व्यवस्था करके हम आगे लोगों पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। मंगलौर में राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण उन्होंने किया। 3 साल पहले कॉलेज का काम शुरू हो गया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से, जो कि रुड़की के दौरे पर रहे। मंगलौर में राजकीय महाविद्यालय के भवन का उन्होंने यहां पर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम वर्चुअल तरीके से जायका परियोजना की शुरुआत की है। ये योजना 526 करोड़ रुपए की है और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ पर अब अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के साधन तलाशे जा रहे हैं, जिसमें एजेंसियां दिलचस्पी दिखा रही है। जायका योजना को फिलहाल पहाड़ के 4 जिलों यानी कि टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। इधर पिथौरागढ़ में पुलिस ने पिछले 15 दिन के भीतर ही 11 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामलों में कुल 76 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। एसपी का कहना है कि बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। देखिए, पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चक्रव्यूह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 20 वर्षों से जो हमारे मुलजिम हैं, जो फरार चल रहे हैं, जो कोर्ट से और पुलिस के ऑर्डर पर मफरूर भी घोषित हुए हैं, ऐसे अपराधियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुल 76 ऐसे अपराधी जो हैं चिन्हित किए गए हैं, जिसमें अब तक 15 दिनों के अंदर 11 मुलजिमों की जो है पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। वहीं चंपावत के प्रसिद्ध श्यामला ताल के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल सरकार इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। जिला प्रशासन अब इसके विकास में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने पर काम कर रहा है। और चलिए अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी नई नीति पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। वह असल शिक्षा नीति अब देश को प्राप्त हुई है, हमारे छात्र छात्राओं को प्राप्त हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज़ादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण और सामर्थ्य को सार्थक करने में नई शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस शिक्षा नीति में जहां मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है, वहीं एक और कदम देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगी। वहीं देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कौशल विकास अभियान के तहत युवा भारत, नया भारत लगातार उसका प्रोत्साहन हो रहा है। आज दुनिया का कोई भी फील्ड हो, आप देखते होंगे एक समय भारत की पहचान 2014 से पहले एक दब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया को लीडरशिप दे सकता है, दुनिया को राह दिखा सकता है, चाहे कोई फील्ड हो। हर फील्ड में आज भारत की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब इसका उदाहरण है, देखिए आप पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के समय में भी दोनों ही देश कहीं न कहीं भारत की ओर देख रहे थे। जो हमारे वहाँ से बेटे बेटियाँ बड़ी संख्या में
यूक्रेन के अंदर से, उन बच्चों को भी जब बाहर आना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपतियों से बात करी और 3 दिन का 4 दिन का युद्ध विराम हुआ। सारे के सारे बच्चे वहां से बाहर निकले। इतना ही नहीं, भारत के सारे बच्चे तो तिरंगा लेकर बाहर निकले ही निकले। वहीं ऐसे देश जो हमारे बारे में तमाम षड्यंत्रों को करने में आगे रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारी विफलता को मन से मनाते रहते हैं, तमाम आतंकवादी गतिविधियों को, जिहादियों को, अलगाववादियों को लगातार उकसाने का काम करते हैं, लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। उस देश के भी बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए अपने कंधों में भारत का झंडा लेना पड़ा और वही उस देश के आज युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। इस शिक्षा नीति को इस रूप में लाने के लिए सरकार के साथ साथ हमारे जैसे विश्वविद्यालय, हमारे शिक्षाविद हैं, उनका ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।